CH51 अंशी के सामने विनाश की बेशर्मी। अब आगे। वहीं आसिमा के चिल्लाने से अनय को भी गुस्सा आ गया। अभी उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। तभी अनय भी चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप, मुझे भी कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ है। मैं भी कल रात इनर के ही साथ था। ये सुनकर आसिमा खुद से ही बोली, लेकिन मैं कैसे मान लूं? तुम एक मर्द हो और मर्द की नीयत हर एक लड़की पर फिसल जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सोचा कि कल इनर को हटाकर तुम मेरा फायदा उठा लो? आसिमा के एलिगेशन सुनकर अनय गुस्से में बोला, ओए तुम कोई हूर की परी नहीं हो जो मैं तुम पर मरूंगा। ये सब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। ये सुनकर आसिमा को भी लगा कि वो सही कह रहा है। आखिर दोनों ने प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। उसे कल रात का याद आया कि जब उसे पता चला था कि विनाश इस होटल में है और वो यहीं के लिए निकली थी, और जब वो यहाँ आए तो उसे यहाँ विनाश दिखा था और उसी का पीछा करते हुए वो इस रूम में आने लगी। लेकिन इस रूम के डोर पर उसे एक वेटर मिला जिसने उसे ये बोला कि एक वेलकम ड्रिंक है जो कि रूम के अंदर इंटर करने वाले कपल को पीनी पड़ती है। अगर अंदर आपको उनके साथ एंट्री लेनी है तो आपको ये वेलकम ड्रिंक पीनी पड़ेगी। लेकिन आसिमा अंदर तो खुशी से चहकते हुए जा रही थी, तो उसने सोचा कि उसे अंदर विनाश के साथ एंजॉय तो करना ही है, तो उसका क्या जाता है। और इसी खुशी में उसने वो ड्रिंक पी ली और इसके बाद वो कमरे के अंदर चली गई। और जब कमरे के अंदर आई तब उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। अचानक उसके सर पर एकदम से नशा चढ़ने लगा और उसे अपने सामने विनाश दिखने लगा। उसने ये सारी चीज़ अनय को बता दी। वहीं उसकी बात सुनकर अनय बोला, लेकिन ये सारी चीज़ तो कल मेरे साथ भी सेम हुई थी। तुम्हें याद है कल मैंने इनर को घर से निकलते हुए देखा था और उस वक्त मैंने जो अपने गार्ड इनर के पीछे छोड़े थे उन्होंने मुझे बताया था कि इनर इसी होटल में विनाश को ढूंढने के लिए आए हैं। और वैसे भी इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी, क्योंकि तुमने इनर को यही बताया था कि विनाश तुम्हारे साथ होटल में है, तो इनर का यहाँ आना लाजमी था। कहते हुए अनय आगे बोला, और मैं होटल में जब आया तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। बस इतना था कि इनर मुझे नहीं दिखी, लेकिन इनर के कपड़ों में एक लड़की दिखी मुझे जो इस कमरे के अंदर आ रही थी। तो मैं भी उसके पीछे पीछे आने लगा, लेकिन तभी उस वेटर ने मुझे रोका और वही ड्रिंक उसने मुझे दी और मैंने भी जल्दी में पी ली और मैं भी चला आया। लेकिन कमरे के अंदर आते ही मुझे कोई नहीं दिखा और मेरा सर घूमने लगा और बेड पर बैठ गया, और इसके बाद शायद तुम ही इस कमरे में आई थी। कहते हुए वो रुक गया और दोनों ही एक साथ बोले, इसका मतलब हमें बेवकूफ़ बनाया गया। उन दोनों के एक साथ बोलने से दोनों को ही बहुत ज़्यादा अजीब लगा। तभी अनय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोला, सुनो, ये जरूर विनाश ने किया है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त मुझे उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। आखिर उसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर गया। उसकी लास्ट लाइन सुनकर आसिमा ने भी गुस्से में कहा, ये सब करने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उस इनर से लाख गुना खूबसूरत हूँ, तो तुम खुद को लकी समझो कि मैं तुम्हें मिली। ये सुनकर अनय सार्कास्टिक वे में कहा, मैंने कुछ देर पहले ही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, तुम कोई हूर की परी नहीं हो। तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां देखी हैं मैंने, और मुझे इस वक्त खुद पर इतना गुस्सा आ रहा है कि न जाने क्या कर दूं। अभी के अभी तुम इस बिस्तर से उठ लो, नहीं तो मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर आसिमा ने उसे गुस्से में देखा और ब्लैंकेट खींचकर खुद को पूरा कवर कर लिया और बोली, मुझे वैसे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया और उस इनर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहकर आसिमा वहां से वॉशरूम में चली गई। उसने पूरा ब्लैंकेट खींच लिया था जिससे अनय की बॉडी पर कुछ भी नहीं था और वो गुस्से में उसे जाते हुए घूर रहा था। उसके जाते ही अनय ने अपना हाथ गुस्से में टेबल पर मारा और खुद से बोला, विनाश तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझसे मेरा हक छीना है। पहले तुमने मेरी इनर से शादी कर ली और इसके बाद जब मैं उसे पाने की कोशिश कर रहा हूं तब तुम बीच में आ रहे हो। कहते वक्त अनय का चेहरा गुस्से से लाल था। उसके चेहरे पर विनाश के लिए नफरत साफ दिख रही थी। तभी उसने उठकर अपने कपड़े पहने और रूम से बाहर निकल गया। उसने आसिमा का भी इंतजार नहीं किया। वहीं आसिमा जब कुछ देर बाद आई तब उसने बेड पर अनय को नहीं पाया और अनय को वहां न देखकर उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। उल्टा इस वक्त उसे अनय पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कमरे से अपने पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। कुछ ही वक्त में वो दोनों ही राणा मैंशन में थे। आसिमा अपने कमरे में थी और अनय शायद घर लौट कर ही नहीं आया था। आसिमा अपने कमरे में थी, तभी उसके कमरे में अचानक से शालिनी आई और बेड पर उसके पास बैठते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है, आज तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना? आखिर विनाश मिल गया, तो फिर चेहरा उतरा उतरा क्यों लग रहा है? उसकी बात सुनकर आसिमा ने उसे गुस्से में घूरा और बोली, अपनी बकवास बंद करो आप, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब है। आसिमा के चिल्लाने से शालिनी को भी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाया और प्यार से बोली, क्यों बताओ तो सही, क्या विनाश ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है? तुम्हारे मुंह पर ही तुम्हें मना कर दिया? विनाश, 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 मुझे विनाश पर ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आसिमा गुस्से चिल्लाई। इस वक्त उसका खुद का कंट्रोल गायब हो चुका था। उसका दिमाग खराब हो रखा था। आखिर बात क्या है? पूरी बात तो बताओ। तुम्हारे चिल्लाने से, गुस्सा करने से मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ हुआ है तो बताओ। अनय भी घर नहीं आया है जो मैं उससे पूछती। शालिनी ने भी इस बार गुस्से में कहा। उसके बार बार चिल्लाने से उसे गुस्सा आ चुका था। ये सुनकर आसिमा ने उसकी तरफ देखा और उसे पूरी बात बता दी।
उसकी बात सुनकर शालिनी भी कुछ परेशान सी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें, क्योंकि ये उन तीनों का प्लान था जो कि ये फेल हो चुका था। तभी शालिनी बोली, तुम्हें टेंशन लेने जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी आगे क्या करना है। दूसरी तरफ मानवी का कमरा, मानवी की आंखें इस वक्त नम थीं और वो अपने बेड पर बैठी हुई थी। तभी कमरे में अनय आया, जिसका चेहरा उतरा हुआ था। वो वहां से सीधा वॉशरूम में जाने लगा। तभी पीछे से उसे मानवी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, कैसी गई आपकी कल की रात? मानवी ने यह सवाल सार्कास्टिक वे में किया था और उसकी आवाज में उसका गुस्सा झलक रहा था। मानवी की बात सुनकर अनय के कदम रुक गए। उसने पलट पर उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? ओह, सही कहा आपने, मुझे आपसे क्या मतलब है? मैं तो आपकी गुलाम हूं, जो आप कहेंगे वो मुझे करना होगा। एम आई राइट? मानवी ने गुस्से में कहा। अनय उसे देखकर बोला, अपना ये गुस्सा किसी और को दिखाना, अगर कोई बात करनी हो तो करो, नहीं तो अपनी बकवास मत करो। मेरा मूड पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है। कहीं आपका मूड खराब होने की वजह ये तो नहीं कि आप अपने छोटे भाई की बीवी के साथ में सोना चाहते थे लेकिन गलती से आप अपने भाई की दोस्त के साथ सो गए? मानवी ने बेड से खड़ा होकर उसके सामने आकर कहा। मानवी की आंखों में इस वक्त उसे गुस्सा नजर आ रहा था। मानवी की बात सुन अनय गुस्से में बोला, इसका मतलब तुम मुझ पर नजर रखती हो? मैं आपकी जैसी नहीं जो किसी और की बीवी पर नजर रखूं। मानवी ने गुस्से में उसे टोंट मारा। ये सुनकर अनय रूड वॉइस में बोला, मुझे रोकने टोकने वाली तुम कोई नहीं होती, ना ही तुम मेरी बीवी हो और ना ही कुछ और। ये मेरी लाइफ है, मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूंगा, तो मेरी बीवी बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। शायद अभी तुम्हें इतना बुरा इस बात का लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ। अनय की बात सुनकर मानवी की आंखें नम हो गई। उसने गुस्से में कहा, मैंने आप जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। तो देखना चाहती हो क्या? तो बताओ तो अपना घटियापना दिखाऊं। अनय ने साफ तौर पर धमकी दी। उसकी बेशर्मी से भरी बातें सुनकर मानवी ने एक नज़र उसे देखा और कमरे से बाहर निकल गई। अनय इधर वॉशरूम में चला गया। मानवी बाहर जाकर वहां से सीधा किचन में चली गई। वो गुस्से में इस वक्त अपने लिए चाय बना रही थी और उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब अचानक से उसके फोन में अनय और आसिमा की वीडियो आई थी और वो वीडियो एक इंटीमेट वीडियो थी जिसे देखकर उसका दिमाग खराब हो चुका था। हाँ, उसे अनय से फर्क नहीं पड़ता था कि अनय क्या करता है, किसके साथ सोता है। बात यह थी कि अनय ने उस पर पाबंदियां लगाई हैं, ना वो यहाँ से जाकर अपनी बहन को ढूंढ पा रही है और ना ही कुछ कर पा रही है। इसकी वजह से उसका दिमाग खराब था। इधर दूसरी तरफ विनारा का रूम। तभी विनाश इनारा को वॉशरूम से लिए बाहर निकला। इनारा के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, आंखें उसकी नींद से ओझल थी। कल पूरी रात विनाश उसके साथ वाइल्ड रहा था और आज सुबह यहाँ आते ही एक बार फिर शुरू हो गया और इनारा उसे रोक भी नहीं पाई। और अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्यों उसने विनाश को इतना उकसाया जो विनाश अब उससे एक एक चीज का बदला ले रहा था। तभी इनारा ने धीमे से अपनी आंखें खोली और विनाश को देखा और रुवासी आवाज में बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। इतनी जल्दी? विनाश ने उसे बेड पर पटकते हुए कहा। विनाश के मुंह से इतनी जल्दी सुनकर इनारा का दिमाग खराब हो गया। उसने हिम्मत की और उठकर बैठ गई। उसकी बॉडी पर इस वक्त एक ब्लैक कलर का बाथरोब लटका हुआ था। तभी इनारा ने गुस्से में विनाश को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आते हुए बोली, इतनी जल्दी क्या लगा रखा है आपने? अभी भी आपको इतनी जल्दी दिख रहा है? कल रात से लगे पड़े हैं। इंसान है या मशीन? हद कर रखी है, आप होंगे मशीन, मैं नहीं हूं। उसने ये गुस्से में चिढ़ते हुए कहा। विनाश उसे एकटक देखते हुए बोला, अगर तुम्हें मशीन लग रहा हूं तो तुम्हें इस मशीन की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और कल मैं रात में इतना भी वाइल्ड नहीं था जो तुम इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हो। विनाश की बात सुनकर इनारा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से कहा, क्या कहा आपने? आप वाइल्ड नहीं थे तो वाइल्ड और क्या होता है? तुमने अभी मेरी वाइल्डनेस देखी कहाँ है? जिस दिन देख लोगी उस दिन झेलने लायक नहीं बचोगी मुझे। विनाश ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने ऊपर सही से बिठाते हुए सिडक्टिव वॉइस में कहा। ये सुनकर इनारा ने अपना थूक गटका और रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, मान लिया आप होंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। विनाश उसे देखकर बोला, ठीक है सो जाओ, लेकिन रात के लिए तैयार रहना। ये सुनते ही इनारा ने रोने जैसी शक्ल बनाई और तुरंत विनाश के ऊपर से उठकर उसने खुद को ब्लैंकेट से ऊपर से नीचे तक खुद को कवर कर लिया और सोने की एक्टिंग करने लगी। उसकी हरकत देख विनाश ने उसे घूरा और बेड से उठ गया, लेकिन अब उसके एक्सप्रेशन बदल चुके थे। उसके चेहरे पर इस वक्त डायरेक्ट एक्सप्रेशन थे। एक नज़र इनारा को देखकर वो वहां से कबर्ड के अंदर चला गया और कपड़े पहनकर वो वापस कमरे से बाहर निकल गया। विनाश का ऑफिस। विनाश अपने केबिन में बैठा हुआ था, उसी के सामने रुद्र खड़ा हुआ था। तभी विनाश उसे देखकर बोला, क्या अपडेट है? रुद्र जवाब देते हुए बोला, जैसे डिसाइड किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है और आगे का प्लान फिक्स है, लेकिन एक बार और सोच लो, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, इनारा को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। रुद्र की बात सुनकर विनाश ने उसे घूरा और बोला, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो, मुझे किसी की बात सुनना नहीं पसंद, मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ और उसके बारे में दोबारा अपने मुंह से शब्द मत निकालना, उसके बारे में सोचने के लिए मैं हूँ।
देखो विनाश, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनरा मेरी बहन जैसी है, तो मेरे बारे में उल्टा सोचना बंद करो। और दूसरी बात, अगर तुम उसके लिए हो तो जो कर रहे हो सोच समझ कर करना, क्योंकि इससे तुम दोनों के बीच दूरियां आएंगी और कल रात ही तुम दोनों एक हुए हो। रुद्र ने उसे समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा। ये सुनकर विनाश खामोशी से सामने की तरफ देखने लगा, उसने कुछ नहीं कहा। ये देखकर रुद्र ने अपना सर हिला दिया और वहां से निकाल गया। वहीं उसके जाते ही विनाश के एक्सप्रेशन बदल चुके थे, वो गहरी सोच में था और उसके चेहरे पर बेहद ठंडे एक्सप्रेशन थे। उसे देखकर बताया नहीं जा सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अब आगे शाम का वक्त, सभी अपने अपने कमरे में थे। तभी रणवीर राणा हॉल में आकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, अनय अनय कहाँ हो तुम? उनके इतनी तेजी से चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग एकदम से बाहर निकल आए और उसी के साथ अनय उनके सामने आता हुआ बोला, क्या हुआ दादाजी, आप इतने तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? अनय का ये सवाल सुनकर रणवीर राणा गुस्से से बोले, तुम ये हमसे पूछ रहे हो कि हम इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हें अच्छे से पता है कि हमने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया था जिस पर तुम्हें काम करना था, लेकिन तुम क्या कर रहे हो यह मैं जान सकता हूँ? अनय उनकी तरफ देखकर बोला, मैं भी उस प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा हूँ और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ? अनय की बात सुनकर रणवीर राणा गुस्से से बोले, हमसे झूठ बोलना बंद करो, हमें साफ दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। वह प्रोजेक्ट वैसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि हमने तुम्हारे असिस्टेंट से बात की तो वह भी बता रहा है कि तुम इस प्रोजेक्ट पर कोई खास काम नहीं कर रहे हो और तुम्हें हमारी धमकी याद होगी। याद रखना, हमारी इज्जत से बड़ा, हमारे स्वाभिमान से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं, हमारा खुद का पोता भी नहीं। इस जगह तुम हो या विनाश, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी इज्जत हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये सुनकर अनय खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उसने उस दिन से उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा ही नहीं था। अगर कुछ सोचा था तो वह ये कि वह इनरा को कैसे पाए, और वह इनरा के चक्कर में इतना पागल हो चुका था कि वह उस प्रोजेक्ट को भूल ही चुका था। तभी रणवीर राणा एक बार फिर बोले, हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं अनय, सुधर जाओ और इस प्रोजेक्ट पर सही से काम करो, नहीं तो तैयार रहना इसका भुगतान करने के लिए। ये रणवीर राणा की जुबान है। इतना कहकर वह वहां से निकल गए। हॉल में सभी इकट्ठा हो चुके थे। आखिर रणवीर राणा अनय पर इतनी तेज चीख क्यों रहे थे? इधर उनकी धमकी सुनकर अनय का दिमाग खराब हो चुका था, वह गुस्से में वहां से निकल गए। अगले दिन दोपहर का वक्त, आज अनय की इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग थी और इस मीटिंग अटेंड करने वह गया था। हालांकि उसने पहले इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कल पूरी रात वह इसी प्रोजेक्ट पर लगा रहा और आज वह इस प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग में गया था। मीटिंग रूम। अनय मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने रुद्रम बैठा हुआ था और उसके साइड में मिस्टर आहूजा, जो एक डीलर थे, बैठे हुए थे। वो डीलर थे जो अनय को ये प्रोजेक्ट देने वाले थे। तभी मिस्टर आहूजा बोले, सो मिस्टर अनय, आप इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं और आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए? मिस्टर आहूजा, अगर मैं यहाँ आया हूँ तो सीधा सा मुद्दा ये है कि मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए। वैसे भी आप हमारी प्रेजेंटेशन देख चुके हैं, तो डिसीजन आपका है, अनय ने जवाब देते हुए कहा। ये सुनकर मिस्टर आहूजा बोले, वह सब सही है, लेकिन मुझे आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ खास नहीं लगा। जो ये प्रोजेक्ट मैं आपको दे सकूं तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये प्रोजेक्ट मिस्टर रुद्रम को ही दूंगा, क्योंकि इससे मुझे डबल प्रॉफिट मिल रहा है और हमारी कंपनी का भी नाम होगा, और अगर यह प्रोजेक्ट आपके हाथों में गया तो इसका फ्लॉप होना तय है। ये सुनकर रुद्रम कुटिल मुस्कान के साथ अनय को देखने लगे, लेकिन वहीं अनय के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसे रणवीर राणा की बात याद आई। यह उसकी गलती थी कि उसने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया और एक रात की मेहनत से कुछ खास नहीं हुआ। कहाँ रुद्रम ने इस प्रोजेक्ट पर सही से प्लानिंग की थी और अनय की एक रात की मेहनत उसके सामने कुछ नहीं थी। अनय मिस्टर आहूजा को देखकर बोला, देखिए, एक बार मुझे चांस देकर देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इस प्रोजेक्ट पर आप भी जानते हैं कितना खर्च हो रहा है। लगभग इस प्रोजेक्ट से हमें 100 करोड़ का प्रॉफिट है, जिसे हम रिस्क में नहीं डाल सकते। मिस्टर आहूजा ने साफ इनकार करते हुए कहा। यह सुनकर अनय को कुछ समझ नहीं आया। उसका दिमाग खराब हो गया और वह वहां से उठने लगा। तभी रुद्रम ने मिस्टर आहूजा को कुछ इशारा किया। ये देखकर मिस्टर आहूजा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोले, मिस्टर अनय, हम आपको एक मौका दे सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी एक कंडीशन होगी। ये सुनकर अनय के कदम रुक गए। उसने पलटकर उनकी तरफ देखा और बोला, मैं आपकी हर कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे एक बार इस प्रोजेक्ट पर काम करने दीजिए। मिस्टर आहूजा बोले, पहले कंडीशन तो सुन लीजिए, इतनी भी क्या जल्दी है। कंडीशन यह है कि आपको अपनी कंपनी के 70% शेयर हमें देने होंगे, तब हम आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देंगे। याद रखना, अगर एक बार फिर आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं हुई तो ये सारे 70% शेयर हमारी कंपनी के हो जाएंगे। ये सुनकर अनय गुस्से में बोले, आपका दिमाग तो ठीक है मिस्टर आहूजा, 70% शेयर मैं आपको दे दूं, वह भी एक नॉर्मल आइडिया के लिए। तो क्या मैं जान सकता हूं मिस्टर रुद्रम ने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसा भी क्या किया है जो आप मेरे 70% शेयर लेना चाहते हैं? मिस्टर आहूजा जवाब देते हुए बोले, आप भी जानते हैं उनकी प्रेजेंटेशन आपसे लाख गुना बेटर है, वह हमारी कंपनी को प्रॉफिट देगी। मिस्टर अनय भूलिए मत, मिस्टर रुद्रम एक ऐसे शख्स हैं जिनके आइडियाज लेने के लिए लोगों ने करोड़ों ऑफर किए हैं,
तो आपको लगता है कि मैं आपका आइडिया लेकर इन्हें रिजेक्ट करूंगा? मैंने तो आपके सामने एक अच्छा सा ऑफर रखा है, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर अनय ने रुद्रम की तरफ देखा, जो अपने हाथों में एक पजल लिए उसे सेट कर रहा था। रुद्रम के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जो अभी अनय को जलाने के लिए काफी थी। अनय परेशान होते हुए अपने मन में बोला, 70% शेयर बहुत होते हैं, क्या मैं दे दूं? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मेरे पास कोई चांस भी तो नहीं है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो दादाजी मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। खुद से ही सोचते हुए वो आगे बोला, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं दोबारा इससे भी बेहतर प्रेजेंटेशन बनाऊं, तो कुछ गलत नहीं होगा, ये कंपनी भी सेफ रहेगी और यह प्रोजेक्ट भी मेरे पास आ जाएगा। ये सोचकर अनय बोला, ठीक है, मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ, मैं आपको अपने 70% शेयर दे रहा हूँ। मिस्टर आहूजा खड़े होते हुए बोले, गुड, ये अच्छी बात है और इस बार आप और अच्छे से काम कीजिएगा। दूसरी बात, शेयर्स के पेपर मुझे भेज दीजिएगा। अनय, हम। तभी मिस्टर आहूजा अनय से हाथ मिलाकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रुद्रम ने अपना पजल सेट करते हुए टेबल पर रखा और बोला, नाइस टू मीट यू मिस्टर अनय राणा। अनय स्वाभाविक मुस्कान के साथ बोला, लेकिन मुझे आपसे मिलकर अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपकी वजह से मुझे प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा है। ये सुनकर रुद्रम अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह सॉरी, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। अगर तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता, अगर तुम चाहो तो जो गेम तुम अपने घर में अपने भाई की बीवी को फंसाने के लिए खेल रहे हो वो बिजनेस में खेल सकते हो, लेकिन वह तुम्हारे बस की बात नहीं। कहते हुए रुद्रम के चेहरे पर अनय को चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट थी। वही उसकी बात सुनकर अनय ने अपने हाथों की मुठिया कसते हुए गुस्से में कहा, यहाँ बिजनेस करने आते हैं, किसी के फैमिली मैटर पर बात करने नहीं। इस पर रुद्रम उसे देखते हुए बोला, जो हर जगह हर चीज से प्रॉफिट लेना चाहते हो ना, उनके मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अनय ने गुस्से में कहा। रुद्रम बोला, मेरे कहने का मतलब कुछ भी हो, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए और इस वक्त अपने बिजनेस पर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारी खुद की कंपनी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। याद रखना ये बात, क्योंकि तुम्हारी टक्कर इस बार रुद्रम धनराज से हुई है। ये सुनकर अनय गुस्से में वहां से निकल गया। उसे डर लग रहा था कि अगर वह काम नहीं कर पाया तो उसके हाथ से पूरी कंपनी जाएगी और इसके बाद तो वैसे भी रणवीर राणा उसे पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। वहीं उसके जाने के बाद रुद्रम खुद से बोला, अब होगा सो कॉल फैमिली ड्रामा स्टार्ट। इसके हाथ से जाएंगे 70% शेयर और यह रोता हुआ उस औरत के पास जाएगा और वह औरत मेरे पास आएगी, हा 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 हा। कहते हुए रुद्रम हंसा और फिर बोला, क्या बात है, वक्त एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है, जिसे अपने आगे झुकने के लिए मैं इतना काबिल बना वही मेरे सामने झुकने आएगी। कहते हुए रुद्रम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त, इनर इस वक्त अपने रूम में तैयार हो रही थी। वह दोबारा फ्रेश हुई थी, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था जो शायद विनाश की वजह से था। इस वक्त विनाश कमरे में नहीं था। तभी इनर कुछ ही देर में पूरी तैयार हो गई। उसने पिंक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और उसी के साथ पिंक कलर की राजस्थानी जूतियां पहनी हुई थी, पैरों में पायल जो उस जूती के ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। वह एक पूरी मैरिड वुमेन की तरह तैयार हुई थी। हालांकि उसने कोई एक्स्ट्रा ज्वेलरी नहीं पहनी थी, सिर्फ मंगलसूत्र के अलावा मांग में सिंदूर, हल्की लिपस्टिक और लाइट मेकअप, हाथों में चूड़ियां। बस अपनी इसी सादगी में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। इनर बेड पर बैठ गई और साइड में पड़ा फोन उठाकर उसे देखते हुए बोली, क्या करूं, फोन करूं? अभी तक घर नहीं आए, जबकि मैंने सुबह बोला था कि जल्दी घर आना, शाम को मुझे आइसक्रीम खाने लेकर चलना, अगर नहीं आए तो बात नहीं करूंगी। कहकर उसने फोन साइड में रख दिया। लेकिन तभी वो मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन क्या हुआ है तो मेरे पति ही ना, मेरा हक बनता है। वैसे अपना तो वो हक बहुत जताते हैं, मैं फोन करके बुला सकती हूँ। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। उसने फोन उठाया, लेकिन फिर दूसरे ही पल फोन रखते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं करूंगी, मेरा भी तो कोई एटीट्यूड है, ऐसा नहीं करूंगी, अगर नहीं आए तो बात ही नहीं करूंगी। उसने फोन साइड में रख दिया। लगता है मेरी किसी को याद नहीं आई, अंशु ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर इनर खुश हो गई। उसने सामने देखा तो अंशी थी। उसने प्यार से कहा, अंशु बच्चा, इधर आओ। अंशी उसके पास आकर बेड पर उसके करीब बैठते हुए बोली, अब मुझे पास बुला रहे हो, वैसे तो मेरी याद नहीं आई जो मुझे एक कॉल भी कर लो। इस पर इनर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से बोली, बेटा, आपकी बड्डी तो चाहती थी आपको कॉल करना, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ इतने बिजी थे, और अगर मैं आपको कॉल करती तो आप डिस्टर्ब नहीं हो जाती और फिर आप अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय नहीं कर पाती। ये सुनकर अंशी बोली, हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे तब भी आपकी याद आई। कहते हुए उसने उसे गले लगा लिया। अंशी के स्कूल वालों ने एक टूर प्लान किया था जिस पर अंशी गई थी, जिसमें अंशी गई हुई थी। अंशी को अपने गले लगाते हुए इनारा ने भी उसे अपने गले लगा लिया और दोनों ही बेड पर लेट गईं। फिर उनकी बातों का सिलसिला स्टार्ट हो गया जो कि कभी खत्म होने ही नहीं वाला था। इस बीच इनर ये भी भूल गई कि वह विनाश से गुस्सा थी। दोनों का ही अच्छा वक्त बीत रहा था। अब रात के 8 बज रहे थे और अंशी अभी भी इनर के ही रूम में थी। तभी कमरे के अंदर विनाश आया।
विनाश का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था। पूरे दिन ऑफिस में रहने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा और एक नज़र बेड पर गॉसिप करती हुई इनर और अंशी पर डाली। वह दोनों अभी भी पूरी तरह से एक दूसरे में बिजी थीं। ये देखकर उसने कुछ नहीं कहा और वह वहां से वॉशरूम चला गया। करीब 10 मिनट बाद फ्रेश होकर विनाश वॉशरूम से बाहर आया, लेकिन आज उसने कपड़े पहन रखे थे क्योंकि अंशी रूम में थी। वह दोनों अभी भी एक दूसरे से बात कर रही थीं और इनर ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा। विनाश उसे घूरते हुए अंशी से बोला, अंशी, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही और तुमने डिनर किया? विनाश की आवाज में सख्ती थी, जिसे सुनकर अंशी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और बोली, भैया मैंने डिनर नहीं किया है, मैं भाभी के साथ थी। तो ठीक है, अब जाकर करो, विनाश ने सर्द आवाज में कहा। ये सुनकर अंशी ने उदासी से इनर को देखा और वहां से जाने लगी, लेकिन उसकी उदासी इनर से नहीं देखी गई। तभी इनर बेड से खड़ी होते हुए बोली, अंशी कहीं नहीं जाएगी, वह मेरे पास ही रहेगी, और इतनी दिक्कत है तो मैं ही कमरे से जा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ मेरी किसी को फिक्र तो है नहीं। दिन में बोला था रात में आइसक्रीम खाने जाना है, इतना भी नहीं याद है कि बीवी को आइसक्रीम खिलाने ले जाना था। वैसे भी इकलौती बीवी है, उसकी भी डिमांड ना पूरी कर सको तो क्या ही कर सकोगे? इनर ने इनडायरेक्टली विनाश को टोंट मारा। उसका टोंट सुनकर विनाश ने उसे घूरा और उसके करीब आते हुए बोला, ज्यादा गुस्सा हो क्या? इनर ने अपना चेहरा घुमाकर मासूमियत से कहा। अंशी अभी भी वहीं खड़ी उन दोनों को देख रही थी। तभी विनाश उसके करीब आया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारा गुस्सा कम करने के। आइसक्रीम से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें खुशी तो किसी और चीज से मिलेगी, और जो भी चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूं ना। विनाश ने कहते हुए अपने होठों को वाइट किया और इनर को एक आंख मारी। उसकी बेशर्मी देख इनर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से पीछे खड़ी अंशी को देखा, जो कि उन दोनों को देख रही थी। तभी इनर उसके सीने पर मारकर उसे दूर करते हुए बोली, आप सच में बहुत बेशर्म हो गए हैं। आपको ये भी नहीं दिख रहा कि पीछे आपकी बहन खड़ी है और वह हम दोनों को देख रही है? तो क्या हुआ, वह भी देख लेगी कि उसके भैया और भाभी रोमांस कैसे करते हैं और उसकी भाभी भैया से कितनी डिमांड करती है। विनाश ने उसे देखकर रुमानी अंदाज में कहा। विनाश की बात सुन उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इनर ने विनाश के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। सब लगेगा, जाने मन, कहते हुए उसने इनर की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर वह उसके होठों पर धीमे धीमे झुकने लगा। विनाश की हरकत देखकर इनर के चेहरे पर पसीने आ गए। उन दोनों के सामने अंशी खड़ी थी, जो उन दोनों को देख रही थी। इनर ने कभी नहीं सोचा था कि विनाश इतना भी बेशर्म हो जाएगा कि अपनी बहन के सामने भी शुरू हो जाएगा। तभी इनर ने विनाश के होठों पर अपना हाथ रख दिया और ना में सिर हिलाते हुए उसने अंशी की तरफ इशारा किया और बोली, वह हमें देख रही है, प्लीज अभी मत कीजिए, और मेरा मन भी नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है और उसे भी खानी है। ये सुनकर विनाश उसे घूरते हुए उससे दूर हो गया और बोला, मेरी आइसक्रीम मुझे कब मिलेगी? मतलब, इनर ने अपने शौक होते हुए सवाल किया। अनजान बनने की जरूरत नहीं है, मैं किस आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ, इस चीज से तुम भी अच्छे से वाकिफ हो, विनाश ने उसके होठों को देखते हुए सिडेक्टिव वॉइस में कहा। विनाश का लहजा बेशर्मी से भरा था, जिसे सुन इनर के गाल लाल हो गए। इनर ने बात पलटने के लिए कहा, लेकिन मुझे तो पहले मेरी आइसक्रीम चाहिए, इसके बाद आपको आपकी मिल जाएगी। पक्का ना, कहीं तुम अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगी? विनाश ने उसे घूरते हुए कहा। ये सुनकर इनर ने हंसते हुए विनाश को देखा। विनाश एकदम बच्चों की तरह उससे ये कह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विनाश को क्या हुआ है। तभी उसने अंशी को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, वह सब सही है, लेकिन पहले मैं और हमारे साथ में अंशी और आप आइसक्रीम खाने जाएंगे, और इसी के साथ हम लोग डिनर भी बाहर करके आएंगे। विनाश उसे घूरते हुए बोला, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। विनाश के मुंह से साफ इनकार सुनकर इनर निराश हो गई। उसके दिमाग में अचानक से कुछ आया और वह विनाश के एकदम करीब आकर उसके कान में बोली, अगर आप मुझे आइसक्रीम और डिनर कराने लेकर चलेंगे तो आपने जो कहा है वह मैं आपको करने दूंगी, और अगर नहीं लेकर चलेंगे तो आप जानते हैं मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी, फिर आप भी गुस्सा होकर सो जाएंगे, भूल जाइए कि आपको कुछ मिलेगा अभी। इनर ने अपनी लेडी पावर का इस्तेमाल करते हुए विनाश को धमकी दी। उसकी धमकी सुनकर विनाश उसे घूरने लगा और रूम से निकलते हुए बोला, बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। वह निकल गया। उसको जाते देख इनर खुशी से चहक उठी और अंशी के गले लगते हुए बोली, बड्डी, आपने तो भाई को पटा लिया। इस पर इनर ने अपने बालों को पीछे झटकते हुए और खुद पर इतराते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बड्डी किसी से कम है? इनर का एटीट्यूड देखकर अंशी हंस पड़ी। तभी इनर मन में बोली, तुम क्या जानो, तुम्हारा भाई हमको डिनर करने की कितनी बड़ी कीमत वसूलेंगे, पूरी रात भर मेरे ऊपर रहकर मेरा कचुम्बर बनाएंगे। ये कहते हुए इनर ने रोने जैसी शक्ल बनाई। तभी अंशी बोली, बड्डी चलिए, नहीं तो भाई चले जाएंगे। ये सुनकर इनर ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों कमरे से बाहर निकल गईं। उधर विनाश गाड़ी में इंतजार कर रहा था। इनर जाकर पैसेंजर सीट पर आगे बैठ गई और अंशी गाड़ी में पीछे बैठ गई। कार में एस बड़ी ई चल रहा था। तभी इनर बोली, प्लीज ना, आप एस बड़ी ई बंद कीजिए, मुझे खुली हवा चाहिए, मैं विंडो खोलूंगी।
ये सुनकर विनाश ने बिना कुछ कहे एस बड़ी ऑफ कर दी और उसने एक बटन प्रेस किया जिससे विंडो नीचे हो गई। इनरा ठंडी हवा को महसूस करते हुए बाहर की तरफ देखने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी जांघ पर विनाश का हाथ महसूस हुआ जिससे उसकी सांसें अटक गई। उसने विनाश की तरफ देखा जो बिना किसी भाव के ड्राइव कर रहा था। उसे इतनी आराम से ड्राइव करते देख इनरा को घबराहट होने लगी। उसने तिरछी नजरों से पीछे बैठी अंशी को देखा जो अपने वीडियो गेम में बिजी थी। अंशी को बिजी देखकर उसने चैन की सांस ली। तभी उसे विनाश की आवाज सुनाई दी, वो बिजी है तो मुझे भी अपने काम में बिजी रहने दो। विनाश की बात का मतलब इनरा को समझ नहीं आया, लेकिन दूसरी ही पल उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि विनाश का हाथ उसके सूट के अंदर उसके पेट पर चल रहा था जिससे इनरा की धड़कन बढ़ गई थी। अब आप ये क्या कर रहे हैं? इनरा ने कांपते होठों से कहा। अपनी बीवी के साथ हल्का सा रोमांस करने की कोशिश कर रहा हूँ और यह हक मेरी बीवी ने मुझे कुछ वक्त पहले दिया था, ये कहकर कि अगर मैं उसे आइसक्रीम खिलाऊंगा तो मुझे रिश्वत मिलेगी और इसकी रिश्वत मैं ले रहा हूँ। विनाश ने सामने ड्राइविंग करते हुए इंटेंस वॉइस में कहा। ये सुनकर इनरा ने उसे रोका और बोली, मैं अभी आपको कोई रिश्वत नहीं देने वाली क्योंकि आपने मुझे अभी आइसक्रीम नहीं खिलाई, तो भूल जाइए। इनरा ने अपना मुंह फेर लिया और विनाश का हाथ अपने पेट से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। वह अचानक दर्द से सिसक उठी। उसने गुस्से में विनाश को देखा जिसने उसके पेट को अपने हाथ में पकड़कर बेदर्दी से मसला था। वो उसे देखते हुए बोला, बीवी जी, अपने हस्बैंड के सामने ड्रामा नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम एक बिजनेसमैन से डील कर रही हो जिसे हर चीज में प्रॉफिट ढूंढना आता है, तो यहाँ बहाने नहीं चलेंगे। इनरा उसे घूरते हुए बोली, यहाँ हर चीज चलेगी क्योंकि बीवी भी मैं ही हूँ और घर में चलती बीवी की ही है। हस्बैंड को झुकना अपनी बीवी के सामने ही पड़ता है, पर मैं आपको झुका के रहूंगी। बीवी अगर खूबसूरत हो तो हर मर्द उसके सामने झुक जाता है और मर्द वैसे भी अपनी बीवी के सामने झुकने के लिए बना होता है, लेकिन कभी कभी वक्त और हालात बदलते हैं तो बीवियों को भी दर्द सहना पड़ता है और वो वक्त तुम्हारी जिंदगी में बार बार आएगा। विनाश ने इनरा को एकटक देखते हुए कहा और उसी के साथ उसने गाड़ी रोक दी। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों इनरा के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। वो उसे देख रही थी। आपके कहने का मतलब मुझे समझ नहीं आया, इनरा ने अचानक सवाल किया। हर चीज का मतलब सही वक्त पर समझ आता है, तो शायद मेरी इस लाइन का मतलब भी तुम्हें सही वक्त पर समझ आए। विनाश ने उसे एकटक देखते हुए अजीब आवाज में कहा। विनाश की आवाज और उसके शब्द इनरा के दिल में खलबली मचाने के लिए काफी थे। आप कुछ करने वाले तो नहीं है ना? इनरा ने घबराहट में कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ करूंगा? विनाश ने अपनी सीट बेल्ट खोलकर एकदम से उसे करीब आते हुए इंटेंस आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर इनरा अपने ख्यालों से बाहर आ गई और बोली, कुछ नहीं, वो मुझे आइसक्रीम खानी है। ये कहकर वो कार से बाहर निकल गई। अंशी, जो अभी भी अपने वीडियो गेम में बिजी थी, उसने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। तभी इनरा दोबारा डोर ओपन करते हुए बोली, अंशी बाहर आओ, आइसक्रीम नहीं खानी क्या? खानी है बड्डी, कहकर वो जल्दी से बाहर निकल आई। इनरा की नजर सामने गई जहां एक बड़ी सी आइसक्रीम की शॉप थी और विनाश उस तरफ जा रहा था। ये देखते हुए इनरा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे वहां से आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे नॉर्मल आइसक्रीम खानी है। नॉर्मल आइसक्रीम कैसी होती है? विनाश ने उसे घूरते हुए सवाल किया। अरे, बड़ी दुकान से आइसक्रीम खाना आप जैसे अमीरों के शौक होंगे, मेरे नहीं हैं। हम मिडिल क्लास हैं, हम ऐसे ही खुश हैं और मेरी अंशी भी ऐसे ही खुश हैं। हम लोगों को जो लोग बाहर बेचते हैं ना, उनसे आइसक्रीम खरीद कर खानी है, इनरा ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी विनाश बोला, वह हाइजीनिक नहीं होती है, वह नहीं खाओगी, तुम्हें खानी है तो अंदर से खाओ। ये सुनकर इनारा ने खुन्नस में उसे देखा और बोली, आपकी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है, चुपचाप मेरी बात मानिए, नहीं तो रात में कुछ नहीं करने दूंगी। आखिर एक बार फिर इनारा आइसक्रीम खाने के लिए खुद के बेशर्मी भरे अंदाज में आ चुकी थी। तभी उसे अंशी की आवाज सुनाई दी, क्या नहीं करने देंगी भाभी, अगर भैया ने आइसक्रीम नहीं खिलाई तो? अंशी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। जवाब दो, विनाश ने इनरा की ओर इशारा किया। इनरा अपने मन में बोली, हे भगवान, कहीं इनके साथ रहकर मैं भी ऐसे ही बेशर्म ना हो जाऊं। मैं तो इतनी सीधी थी, ना जाने क्यों मेरे मुंह से ऐसा सब निकल रहा है आज। बताओ ना भाभी, अंशी ने एक बार फिर सवाल किया। इनरा ने उसकी तरफ मुड़कर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं बच्चा, वह आपके भाई की नींद की मेडिसिन मेरे पास रखी है और वह मेडिसिन जब तक मैं उन्हें नहीं दूंगी तब तक उन्हें नींद नहीं आएगी। इसलिए मैं उन्हें धमका रही थी कि अगर उन्होंने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई तो मैं वह मेडिसिन उन्हें नहीं दूंगी, जिससे उन्हें रात भर नींद नहीं आएगी और वह बेचैन होते रहेंगे। इनरा ने इनडायरेक्टली बेशर्मी से विनाश को टोंट मारा। उसकी बात का मतलब मेडिसिन से क्या था, ये बात विनाश समझ गया, लेकिन अंशी के दिमाग के ऊपर से निकल गई। तो ऐसा है क्या? अंशी ने खुद से कहा और बोली, कोई ना भाई, आप हमें खिला दो, नहीं तो फिर अगर भाभी ने आपको मेडिसिन नहीं दी तो आप कैसे सोएंगे? आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। बच्चा, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तुम्हारे भैया को नींद नहीं आएगी, वह तड़पते रहेंगे रात भर। इससे अच्छा तो हमें आइसक्रीम ही खिला दें, इनरा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। किस्मत थी या वक्त पता नहीं, उसी वक्त एक आइसक्रीम वाला उन्हीं के पास से अपनी कार्ट लेकर गुजर रहा था।
उस आइसक्रीम वाले को देखते ही इनर ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, भैया प्लीज रुक जाइए। उसकी आवाज़ सुनते ही वो आइसक्रीम वाला रुक गया। इनर जल्दी से चलकर उसके पास गई और जो जो फ्लेवर उसे चाहिए थे उसने सारे ले लिए। और जब आइसक्रीम वाले ने उसे पैसे मांगे तो उसने विनाश की तरफ देखा और बोली, पैसे दीजिए, अगर नहीं देंगे तो रात में मेडिसिन नहीं मिलेगी। उसकी डबल मीनिंग वाली बातें जो अंशी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन विनाश उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगा था। तभी वो आगे बढ़ा और अपनी वॉलेट से पैसे निकालकर आइसक्रीम वाले को दे दिए। पैसे ज्यादा थे तो आइसक्रीम वाले को वापस करने चाहिए थे, लेकिन तभी विनाश इनर को देखते हुए बोला, रख लो, क्योंकि तुम्हारी आइसक्रीम के बदले मुझे भी मेरी मेडिसिन मिलेगी जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस मेडिसिन को भी मैं बहुत धीरे धीरे लूंगा और इतनी धीमी लूंगा कि उसका हर टेस्ट मेरे मुंह में आना चाहिए। विनाश की बातों का मतलब आइसक्रीम वाले को समझ नहीं आया, लेकिन इनर बखूबी समझ गई। लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसे तो बस अपनी आइसक्रीम से मतलब था। वह साइड में जाकर आइसक्रीम खाने लगी। विनाश भी चलकर उसके पास आया। तभी विनाश अंशी की तरफ देखकर बोला, बच्चा तुम आइसक्रीम लेकर अंदर बैठकर खाओ, फोन ले लो हाथ में और वीडियो गेम खेलना। ये सुनकर अंशी ने बड़ी आंखें करके विनाश को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विनाश ने उससे ये कहा। भाई आप ही मुझसे कह रहे हो? अंशी ने एक बार कंफर्म करना चाहा, लेकिन तभी उसे विनाश की घूरती हुई नजरें अपने ऊपर महसूस हुई, जिससे उसने वहां से खिसकना बेहतर समझा और वहां से निकल गई। अंशी के जाते ही विनाश ने इनर का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर कार के पीछे ले गया। उसने कार से उसे सटा दिया और उसकी दोनों तरफ हाथ रखते हुए बोला, आज कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही तुम्हारी? जुबान चलाना भी तो आपने ही सिखाया है, अब आइसक्रीम खा लीजिए। इनर ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। उसकी यह हरकत विनाश को अट्रैक्ट कर रही थी। वह एकटक उसे देख रहा था। तभी विनाश उसकी तरफ झुकने लगा। ये देखकर इनर ने अपनी आइसक्रीम पीछे कर ली और बोली, मैं अपनी आइसक्रीम खुद लेकर आई हूँ, अगर खानी है तो खुद ले आइए, मैं नहीं खिलाने वाली। देखो तो कितनी जल्दी झुकने लगे। ये सुनकर विनाश उसे घूरने लगा और बोला, तुम बेवकूफ हो क्या? मैं तुम्हारी सो कॉल्ड आइसक्रीम खाने के लिए तुम पर झुकूंगा? ये सुनकर इनर ने जल्दी से नीचे झुककर अपनी आइसक्रीम का एक बाइट लिया और चेहरा ऊपर करके बोली, क्या पता सच में खा जाओ, खुद के लिए तो ली नहीं, अगर खा गए तो, और फिर आप तो इतने कंजूस भी हैं कि दोबारा दिलवाएंगे भी नहीं। इससे अच्छा अंशी का काम है, कार में बैठकर मस्त आइसक्रीम खा रही है। ओह अच्छा, अब समझ में आया, तभी आपने उसे भेज दिया कि आप उसके जाने के बाद मेरी आइसक्रीम खा सकें। उसकी बात सुनकर विनाश का चेहरा देखने लायक था। कहाँ वो बेचारा उसे किस करने के लिए उस पर झुक रहा था और कहाँ वो उस जैसे इंसान को आइसक्रीम के लिए कंजूस बोल रही थी, जो कि खड़े खड़े न जाने कितनी आइसक्रीम की शॉप्स को खरीद सकता था। हाँ मुझे तुम्हारी आइसक्रीम खानी है, अब मेरे पास पैसे तो है नहीं तो मैं खाऊंगा, लेकिन आइसक्रीम के साथ मैं कुछ और भी खाऊंगा। कहते हुए विनाश ने उसे बिना मौका दिए ही उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। उसकी इस हरकत से इनर का दिमाग ब्लैंक हो गया। कहाँ उसका सारा फोकस आइसक्रीम खाने में था, और जब तक वो विनाश की डबल मीनिंग समझती तब तक विनाश ने उसके होंठ अपने होठों की कैद में ले लिए थे। इस वक्त वह हाथ में आइसक्रीम लिए खड़ी खुली आंखों से अपने होठों को चूमते हुए विनाश को देख रही थी। ये सीन ही अलग था। विनाश के काटने से वह होश में आई और उसे घूरने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं। विनाश आंखें बंद किए उसके होठों को चूमने में लगा हुआ था। वह बार बार उसके होठों को काटते हुए उसके मुंह के अंदर की सारी आइसक्रीम का टेस्ट ले रहा था। इनर को गुस्सा आ रहा था क्योंकि विनाश की वजह से उसके हाथों में रखी आइसक्रीम भी मेल्ट हो चुकी थी और मुंह के अंदर जो आइसक्रीम का टेस्ट था वो भी सारा विनाश ले गया। आइसक्रीम एक ऐसी चीज थी जिसके लिए इनर शुरू से ही पागल थी। उसके अंदर आइसक्रीम का क्रेज था। उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। आइसक्रीम के लिए तो वो सबसे लड़ जाया करती थी, और आज वही आइसक्रीम विनाश ने दिलवाई भी तो उसे खाने नहीं दी। आज इनर का विनाश का खून करने का मन कर रहा था। तभी अचानक उसने अपना पैर उठाया और विनाश के पैर में दे मारा। यह क्या कर रही हो? कहते हुए विनाश अपना पैर पकड़कर उससे दूर हो गया और उसे घूरने लगा। उसकी बात सुनकर इनर ने अपने हाथ में ली हुई आइसक्रीम देखी, जो अब तक पूरी मेल्ट होकर उसके हाथों में गिर चुकी थी और उसके हाथ चिपचिपे हो चुके थे। उसने गुस्से में उसे घूरा और बोली, आपकी वजह से मेरी पूरी आइसक्रीम खराब हो गई है। तो तुमने अपनी सो कॉल्ड आइसक्रीम मुझे धक्का दिया, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कहकर विनाश एक बार फिर उसके करीब आया और उसने उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया। उसकी हरकत से इनर के गाल लाल हो गए। उसने नजरें घुमाकर अपने आसपास देखा तो चारों तरफ अंधेरा था और सब लोग अपनी तरफ ध्यान दे रहे थे। ये देखकर उसने चैन की सांस ली। इनर ने विनाश के गालों पर हाथ रखकर उसे भी चूमना शुरू कर दिया। वो दोनों किस कर रहे थे कि तभी उन्हें अंशी की आवाज सुनाई दी। ओह है, इसीलिए मुझे यहाँ से भगा दिया क्योंकि आप दोनों को किस करनी थी। अंशी उन दोनों का मजा लेते हुए बोली। वहीं उसकी बात सुनते ही इनर एकदम से विनाश से दूर हो गई और शर्माते हुए इधर उधर देखने लगी। इधर अंशी को अपने सामने देखकर विनाश का मूड खराब हो गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, यह क्या हरकत है? जब मैंने तुमसे कहा था कि कार के अंदर ही बैठो तो बाहर आने की क्या जरूरत थी? विनाश की इतनी तेज आवाज सुनकर अंशी की आंखें नम हो गईं। वह बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। ये देखकर इनर जल्दी से बोली, अंशी बच्चा इधर आओ,
तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके रोकने पर अंशी ने जब उसे घूमकर देखा तो इनर विनाश से बोली, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। आपने उसे क्यों डांटा, जबकि गलती तो आपकी ही है। मैंने आपसे पहले कहा था कि यह सब घर पर जाकर करना। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी क्या? मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी है, विनाश ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अलग ही ठंडापन था जिससे इनर थोड़ी घबरा गई। उसने अपनी आवाज को निर्मल करते हुए कहा, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अच्छा अंशी, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, हम लोग कुछ देर में आ रहे हैं। ये सुनकर अंशी वहां से चली गई। इधर इनर ने अपनी बाहें विनाश के गले में डाली और अपनी एड़ियों पर खड़ी होकर विनाश की चिन पर किस करते हुए बोली, माय डियरेस्ट हब्बी, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आई नो आपका मूड रोमांस करने का है, तो कोई बात नहीं, घर जाकर कर लेंगे, यहाँ हम बातें करते हैं। ये सुनकर विनाश ने एकटक इनर को देखा। इनर का चेहरा इस वक्त बहुत करीब था, इतना कि उसे विनाश की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। वे दोनों बहुत करीब थे। वही सामने एक गाड़ी रुकी हुई थी जिसके अंदर आशिमा बैठी थी और इस वक्त वह गुस्से में उन दोनों को घूर रही थी। दरअसल आशिमा किसी काम से आई थी, लेकिन जब वह जाने लगी तब उसकी नज़र विनाश और इनर पर पड़ी। उन्हें साथ देखकर उसका खून खौल गया और वह गाड़ी के अंदर बैठकर उन दोनों को घूरने लगी, क्योंकि गाड़ी से बाहर रहना सिर्फ नहीं था, विनाश उसे देख सकता था। आशिमा गुस्से में उन दोनों को देखते हुए बोली, ये तुम मेरे विनाश को मुझसे दूर करके ठीक नहीं कर रही हो इनर, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और जल्द ही मिलेगी। अगर तुम्हें खून के आंसू न रुला दिए तो मेरा नाम भी आशिमा नहीं। ये कहते हुए उसने नफरत से इनर को देखा। तभी उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। इधर हर चीज से अनजान इनर प्यार से विनाश को देख रही थी। तभी विनाश उस पर झुकने लगा। ये देखकर इनर ने विनाश की चेस्ट पर अपना हाथ रख दिया और बोली, अभी नहीं, अंशी फिर से यहाँ आ सकती है। जितनी छूट दे रहा हूँ उतनी छूट जल्द ही छीन भी सकता हूँ, याद रखना, विनाश ने अजीब से लहजे में कहा और वहां से चला गया। लेकिन उसका लहजा इनर को डराने के लिए काफी था। विनाश की बात सुनकर इनर के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी धड़कन इतनी बढ़ क्यों रही है? न जाने क्यों इतना डर लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, लेकिन जो भी हो बस मैं विनाश से दूर न जाऊं। ये कहकर वह भी वापस गाड़ी के अंदर चली गई और इधर विनाश ने गाड़ी स्टार्ट की और मैंशन के लिए निकल गया। इधर दूसरी तरफ रुद्रम का विला इरा किचन में थी और वह रुद्रम के लिए डिनर रेडी कर रही थी, लेकिन वहीं रुद्रम उसी के साइड में खड़ा उसे लगातार परेशान कर रहा था। कभी उसकी कमर में हाथ लगा रहा था तो कभी उसके गाल पर। इरा ने उसकी शर्ट पहन रखी थी जिससे वह उसे आसानी से परेशान कर पा रहा था। दोनों के बीच काफी हद तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और रुद्रम खुद इतना बदल चुका था कि उसे नहीं पता था कि वह इरा के लिए क्या से क्या बन गया। वह उससे अपना बदला लेने के लिए अपने पास लाया था, लेकिन इस वक्त वह पागल आशिक की तरह उसके पीछे पागल हो चुका था। रुद्रम के बार बार हाथ लगाने से इरा चिढ़ रही थी। तभी वह गुस्से में उसकी तरफ पलटी और उसे चिमटा दिखाते हुए बोली, देखिए, मुझे रोटी बना लेने दीजिए, नहीं तो यह चिमटा फेंक के मरेंगे हम आपको। जाने मन, मार दो, मैं तो तुम्हारे चिमटे से मरने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मारो तो सही, हंसते हुए रुद्रम ने कहा। उसकी बात सुनकर इरा का खून खौल उठा। वह लगातार उसे परेशान कर रहा था। वह गुस्से में बोली, मैं सच में चिमटा मार दूंगी, फिर पता चलेगा कि कितना दर्द होता है, और पता है आपको, ये बहुत ज्यादा गर्म है। तुम गर्म की बात कर रही हो, जान, हॉट तो तुम भी हो, रुद्रम ने करीब आकर उसकी शर्ट के अंदर अपने हाथों को ले जाते हुए कहा। उसके हाथ अपनी कमर पर महसूस करके इरा सिहर गई। वो अभी भी रुद्रम का एहसास अपने बदन पर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। एक अलग सी कशिश थी रुद्रम के एहसास में। आपको खाना चाहिए ना, प्लीज मुझे खाना बना लेने दीजिए, भूख लगी है, इरा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। लेकिन मुझे तुम्हारी भूख लगी है, खा लूं क्या? रुद्रम ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा और उसके हाथ धीरे धीरे इरा के सीने की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी इरा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देख रुद्रम की आंखें सख्त हो गईं। उसने गुस्से में सिर उठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, व्हाट हैपेंड बेबी, रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या? मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी है, मैंने दिन में भी लंच नहीं किया था, प्लीज खाना बना लेने दीजिए, उसने रोते हुए बहुत मासूमियत से कहा। ये सुनकर रुद्रम को भी याद आया कि सच में आज दोपहर में जब वो कॉलेज से आई थी, जब वो रूम में आई थी और रुद्रम ने उसे रूम से बाहर निकलने ही नहीं दिया, तो उसने खाना खाया ही कब होगा। और अब जब वह किचन में आई तो वह फिर एक बार उसे परेशान करने के लिए आ गया। ये याद आते ही रुद्रम ने इरा की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, सॉरी, चलो तुम निकलो किचन से, खाना मैं बनाता हूँ। ये सुनते ही इरा चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना आपके हाथ का खाना, जली हुई रोटियां मुझे नहीं खानी, और खाना बन चुका है, बस रोटी रह गई है, प्लीज आप रहने दीजिए। उसके ऐसे चिल्लाने से रुद्रम ने उसे घूरा और वह बोला, तुम बस एक बार खाना बनाकर ले आओ, फिर तुम्हें बताऊंगा मैं रूम में चलकर। ये कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाने से इरा ने चैन की सांस ली और वह डिनर रेडी करने लगी। कुछ ही वक्त में डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था और रुद्रम की गोद में इरा बैठी हुई थी, क्योंकि यह दिल्ली का था और इरा को भी आदत हो चुकी थी उसकी गोद में बैठकर डेली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने की।
रुद्रम के हाथ उसके सीने की तरफ बढ़ते जा रहे थे और इरा खुद भी खा रही थी और उसे भी खिला रही थी। खाना कैसे बना है? इरा ने उसकी तरफ देखकर मासूमियत से पूछा। बिल्कुल तुम्हारे जैसा, एकदम टेस्टी, रुद्रम ने शरारत से उसकी कमर को मसलते हुए कहा। रुद्रम का जवाब सुनते ही इरा के गाल लाल हो गए। आप बहुत बेशर्म हैं, इरा ने इधर उधर देखते हुए कहा। कभी कभी बेशर्मी भी अच्छी होती है और तुम्हें भी मेरी बेशर्मी काफी पसंद है, यह मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है, रुद्रम ने उसके गाल पर हल्के से किस करते हुए कहा। इरा अपना गाल छूते हुए बोली, अब बहुत हो गया, चुपचाप खाना खाए। वैसे ही आपने मुझे दिन भर बहुत परेशान किया है और रात में कुछ नहीं मिलेगा तो चुपचाप सो जाएगा, और मुझे पढ़ाई भी करनी है। तभी एकदम से इरा की आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्रम उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, अब फिर से क्यों रोने लगी? तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं। वो मुझे मेरी दीदी की याद आ रही है, इरा ने खुद को रोने से कंट्रोल करते हुए कहा। यह सुनकर रुद्रम उसकी तरफ देखने लगा। तभी उसने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलना है? इरा ने अपना सिर जल्दी से हाँ में हिलाते हुए कहा, मिलना है? पता नहीं दीदी कहाँ चली गई, उन्हें भी मेरी टेंशन हो रही होगी, मैं भी यहाँ चली आई। आपको पता है हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, लेकिन जीजू थे पहले, फिर अचानक पता नहीं उनके और दीदी के बीच क्या हुआ, वह भी हमें छोड़कर चले गए। तुम्हारी दीदी मैरिड है? रुद्रम ने अचानक पूछा। इसका जवाब देते हुए इरा बोली, दीदी मैरिड नहीं है, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी और उनके बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे थे, तो मैं उन्हीं को जीजू कहती थी, और जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन अचानक ही सब कुछ बिखर गया, वह दीदी को छोड़कर चले गए। मैंने दीदी से इसकी वजह भी पूछी, लेकिन दीदी ने कुछ नहीं बताया और कह दिया कि लोग ऐसे ही होते हैं आज के जमाने में। ये कहते वक्त इरा की आंखों से एक बार फिर आंसू आ चुके थे, उसे वह सब कुछ याद आ चुका था एक बार फिर। तभी रुद्रम बोला, तुम्हें अब इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, चलो उठो, रेस्ट की जरूरत है तुम्हें। ये कहकर रुद्रम ने हीरा को अपनी गोद में उठा लिया और रूम की तरफ चल दिया। इधर दूसरी तरफ इनरा का कमरा, इनरा बेड पर लेटी हुई थी और एक टक खुद के सामने शर्टलेस विनाश को देख रही थी। विनाश की नजरें उसके फोन में थीं। विनाश बहुत ध्यान से फोन में देख रहा था। उसकी इस हरकत से इनरा इरिटेट हो रही थी, आखिर वो उसका ही इंतजार कर रही थी। तभी इनरा बिस्तर से उठी और बेड पर खड़ी होकर उसने विनाश का कॉलर पकड़कर उसे एकदम से अपने ऊपर खींच लिया, जिससे धम्म की आवाज से दोनों ही एक साथ बेड पर गिरे। इनरा नीचे थी और विनाश उसके ऊपर। विनाश इस वक्त उसे बुरी तरह से घूर रहा था, जबकि इनरा अपनी कमर पर हाथ रख रोने जैसा मुंह बनाए हुए बेड पर लेटी थी। आपने मेरी कमर तोड़ दी, इनरा रोने जैसा चेहरा बनाते हुए बोली। तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है इंटीमेट होने की? जब मैं कह रहा था तब बहाने बना रही थी और खुद इतनी जल्दी है कि 1 मिनट रुका नहीं जा रहा, विनाश ने उसे छेड़ते हुए कहा। ये सुनकर इनरा के गाल लाल हो गए। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, वो ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे इग्नोर कर रहे थे, बार बार फोन में देख रहे थे, और मुझे नहीं पता, मुझे आपका टाइम चाहिए तो चाहिए, और आपने खुद कहा था आप घर पर चलकर वो सब करेंगे, तो मेरा भी मन कर रहा है। इनरा ने खुलेआम अपनी बेशर्मी दिखाते हुए कहा। क्या करने का मन कर रहा है? विनाश ने उसे छेड़ा। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता है क्या करने का मन कर रहा है? इनरा ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम नहीं बताओगी तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है? विनाश ने उसे घूरते हुए कहा। ये सुनकर इनरा उसे अपने ऊपर से धक्का देने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, और मैं कुछ करूंगी भी नहीं, मैं सो जाऊंगी, आप बहुत बुरे हैं। उसने विनाश को धक्का दिया और करवट बदलकर खुद को ब्लैंकेट से कवर करके लेट गई। लेकिन तभी एक झटके के साथ उसकी ब्लैंकेट बेड के नीचे पड़ी थी और विनाश उसके ऊपर हावी था। इनरा ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और बोली, अब आप मेरे ऊपर क्यों आए? खामोश, बहुत हुआ मजाक, अब जो मैं कर रहा हूँ मुझे शांति से करने दो, विनाश ने उसे इंटेंसिटी से देखते हुए कहा। उसकी नजरों को देखकर इनरा के गाल लाल हो गए। तभी विनाश ने इनरा को एक झटके से पलट दिया और उसके सूट की डोरियां खोल दी। ये देख इनरा के दिल की धड़कन बढ़ गई। तभी उसने विनाश के होंठ अपनी पीठ पर महसूस किए, जिन्हें महसूस करते ही उसकी पकड़ बिस्तर पर कस गई। उसने अपने होठों को धीरे से काटा और खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। वह लगातार अपने होठों को बाइट कर रही थी। विनाश के होंठ लगातार उसकी पीठ पर चल रहे थे। तभी विनाश ने उसके सूट की स्ट्रैप को उसके कंधे से उतार दिया और उसने अपने होंठ उसके कंधे पर रख दिए। आह! इनरा की एक आह निकल गई। विनाश के छूने भर से वह काम जाती थी। इनरा की पकड़ बिस्तर की चादर पर और कसती जा रही थी। विनाश के होंठ उसी कंधे पर चल रहे थे। तभी विनाश ने उसे झटके से पलट दिया। अब इनरा का चेहरा उसकी नजरों के सामने था, लेकिन इनरा की नजरें झुकी हुई थीं, शर्म से उसके गाल लाल थे। तभी विनाश ने उसकी स्ट्रैप को पकड़ा और एकदम से उसके सीने के नीचे कर दिया। अब इनरा का सीना काफी हद तक उसके सामने था। हाँ, उसका सीना कपड़ों में ढका हुआ था, लेकिन विनाश की नजरें वहीं टिकी थीं। विनाश की नजरों को देख इनरा अपने सीने को कवर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी विनाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथों को ऊपर करके अपने एक हाथ से दबाते हुए बोला, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।
उसकी आवाज़ में एक अलग ही ठंडापन झलक रहा था। एक पल तो इनरा उसकी आवाज़ सुनकर सहम गई। दोनों कितने करीब आ चुके थे, लेकिन आज भी विनाश की आवाज़ उसे डराने के लिए काफ़ी थी। इनरा अपनी आंखों को बंद किए हुए रोने जैसा मुंह बनाते हुए बोली, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ ना। इनरा ने अपने शब्दों पर जोर दिया। ये देखकर विनाश ने लाइट बंद कर दी और इनरा ने अपनी आंखें खोल लीं। वह एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। कमरे में इस वक्त एक येलो कलर की लाइट जल रही थी, जिससे इनरा का खूबसूरत चेहरा उस लाइट में चमक रहा था। विनाश की इंटेंस नज़र उसके चेहरे पर ही टिकी थी। विनाश की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करके इनरा एकदम से पलट गई। उसने अपना फेस पिलो में छुपा लिया। ये देखकर विनाश ने उसे घूरा। उसने अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख दिया। इनरा ने बेडशीट को अपने हाथों में कस लिया। विनाश अपने होठों को उसकी गर्दन से ले जाकर उसकी पीठ तक ला रहा था, जिससे इनरा की पकड़ पल पल बेडशीट पर कसती जा रही थी। इनरा के होठों को अपने सीने पर महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और उस एहसास को फील करने लगा। इनरा इस वक्त पूरी तरीके से उसकी तरफ झुकी हुई थी। तभी विनाश ने उसके सर पर एकदम से हाथ रखा और उसे पूरी तरह अपने ऊपर झुका दिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और कमरे का माहौल बेहद इंटेंस हो चुका था। ऊपर से कमरे में जलती वह पीले कलर की लाइट एक अलग ही रोमांटिक वाइब दे रही थी। तभी इनरा हल्के से विनाश के सीने से अपने होठों को उठाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रखने को हुई। वह हर एक काम उसे फील करते हुए कर रही थी, क्योंकि उसे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। विनाश उसे तड़पाने की हर एक हद पार कर रहा था। जैसे ही इनरा विनाश के होठों पर अपने होंठ रखने वाली थी कि तभी अचानक इनरा का फोन बज उठा। अपने फोन की रिंग की आवाज़ सुनते ही इनरा की सांसें अटक गईं। फोन की रिंग जाती रही, लेकिन इनरा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह विनाश से कुछ कह सके। उसे पता था अगर उसने कुछ भी किया तो विनाश गुस्सा करेगा। दूसरे ही पल फोन कट गया। फोन कटने से इनरा ने चैन की सांस ली, लेकिन दूसरे ही पल फोन फिर बजने लगा। ये देखकर इनरा के चेहरे पर चिंता छा गई। फोन लगातार बजता जा रहा था और अब इनरा भी टेंशन होने लगी थी कि उसे फोन कौन कर रहा है। तभी धीमे से उसने विनाश से कहा, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, प्लीज फोन मुझे दीजिए। कहते हुए वह उठने लगी, लेकिन दूसरे ही पल विनाश ने उसे एकदम से धक्का दिया, जिससे वह फिर से उसके सीने पर गिर गई। विनाश की इस हरकत से इनरा घबरा गई। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। उसे समझ आ गया कि विनाश उसकी बात से गुस्सा हो गया है। तभी विनाश की बेहद गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, इतनी रात को कौन तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉल कर रहा है? विनाश के लहजे में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। इनरा कांपते हुए बोली, मुझे कौन कौन करेगा, शायद पापा कर रहे होंगे। इतनी रात को? क्या उन्हें नहीं पता इस वक्त उनकी बेटी उनके दामाद के साथ होगी और रात में उनका दामाद उनकी बेटी के साथ क्या कर रहा होगा? विनाश ने उसे घूरते हुए कहा। हालांकि इस वक्त भी इनरा की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड था, जिससे उसे विनाश के एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, लेकिन विनाश की नज़रें उसे खुद के ऊपर महसूस हो रही थी। विनाश की बात सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। आखिर बात ही उसकी इतनी बेशर्मी भरी थी। जवाब दो, विनाश ने तेज आवाज में कहा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पापा को नहीं याद होगा और उन्होंने कॉल किया है तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट काम ही होगा। इनरा ने धीमी आवाज में हिम्मत करके कहा। विनाश का डर कायम था उसके अंदर। विनाश का पता था उसे, वह किसी भी वक्त उसका फोन उठाकर फेंक सकता है। प्लीज फोन दे दीजिए ना, और मेरे हाथों को खोल दीजिए, इनरा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। खोल रहा हूं मैं, और फोन दे रहा हूं, और फोन पर तुम्हें यह कहना है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरी बाहों में सो रही हो। इस वक्त हमारे बीच क्या चल रहा है तुम ये भी बता सकती हो? विनाश ने भी इंटेंसिटी से कहा। उसकी बात सुनकर इनरा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर वह कैसे अपने पापा से ये कह सकती थी कि विनाश उसके साथ है इस वक्त और दोनों के बीच क्या चल रहा है? और अगर वह कहती तो उसके पापा उसके बारे में क्या सोचते? ये सोचकर ही उसका दिमाग खराब हो गया। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी पापा से, इनरा ने चिढ़ते हुए कहा। ये कहते ही वह एकदम से दर्द से चीख उठी। उसका हाथ अपने आप अपने सीने पर चला गया। उसकी आंखें भीग गई। आप ये क्यों कर रहे हैं? खुद ही सोचिए, मैं कैसे अपने पापा से ये कह दूं कि मैं इस वक्त आपके साथ हूं और हम दोनों के बीच क्या चल रहा है? इनरा ने उसे समझाने की कोशिश की। विनाश उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हें कहना पड़ेगा जान, और अगर नहीं कहा तो तुम बात नहीं करोगी और यह फोन ऐसा ही बजता रहेगा। तो सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो टपक गए हों? ये सुनते ही इनरा के चेहरे पर पसीने आ गए, लेकिन उससे ज्यादा उसे विनाश पर गुस्सा आया कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके पापा के बारे में ऐसी बात करने की। लेकिन इस वक्त विनाश से कुछ कहना खुद को मुसीबत में डालने जैसा था। वह किसी भी पल उस पर गुस्सा कर सकता था और उसका गुस्सा झेलने की हिम्मत इनरा के अंदर नहीं थी। तभी उसे विनाश की एक बार फिर आवाज सुनाई दी, मेरे पास एक और आइडिया है। अगर तुम नहीं कहना चाहती तो अपने प्यारे ससुर जी से मैं खुद बात करके ये कह सकता हूँ कि इस वक्त उनकी बेटी मेरे साथ बिजी है, तो वह उनसे बात नहीं कर सकती, और इसीलिए फोन मैंने उठाया है। ये सुनकर इनरा का सर चकरा गया। क्या विनाश ये कैसे कर सकता था? मतलब कितना बेशर्म बंदा था ये। उसे शर्म नहीं आ रही थी अपने ससुर से यह बात कहने में कि उनकी बेटी अभी उसके साथ बिजी है। बंद कमरे की बात वह बाहर कर रहा है। आप सच में बहुत बेशर्म हैं, इनरा ने गुस्से में कहा।
यह मुझे उसी दिन से पता है जिस दिन मैंने तुम्हें अपने साथ स्विमिंग पूल में खींचा था। याद तो होगा तुम्हें वह दिन जिस दिन तुम मुझे ढूंढते हुए स्विमिंग पूल के पास आई थी और फिर सीधे मेरी बाहों में। विनाश ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इनर के गाल लाल हो गए। अब तक फोन भी कट चुका था और यह सोचकर इनर ने चैन की सांस ले ली थी।